हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपीबीटी चैनल। आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर क्विज कंपटीशन का है। क्विज कंपटीशन ऑन फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज, सुल्तानपुर, यूपी, इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये जो क्विज कंपटीशन हुआ ये दो स्टेप में हुआ, एक तो रिटन, दूसरा ओरल। एक तो रिटन हुआ, दूसरा ओरल प्रेजेंटेशन। रिटन एग्जामिनेशन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं 50 क्वेश्चन थे और इसका मैक्सिमम मार्क्स भी जो है 50 था। इसके लिए टाइम दिया गया 90 मिनट। ठीक है, तो इसमें जो है बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चे पार्टिसिपेट किए। इसमें क्या है कि फाइनल जब रिजल्ट आने के बाद फर्स्ट विनर को 5000 रुपीज़ का जो है प्राइज़ दिया जाएगा। सेकंड विनर को 2000 का प्राइज़ दिया जाएगा और थर्ड विनर को 1000 रुपीज़ का प्राइज़ दिया जाएगा। साथ ही सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, उनको सर्टिफिकेट और ये जो विनर हैं इनको जो है विनर सर्टिफिकेट अलग से दिया जाएगा। ठीक, ये क्विज कंपटीशन जो रिटन था ये 4 सितंबर 2023 को हुआ, जबकि जो ओरल प्रेजेंटेशन हुआ ये 8 सितंबर 2023 को हुआ। तो अभी हम लोग इस क्विज कंपटीशन को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने इनका आंसर जो है यहाँ पे दे रखा है, तो वन बाई वन जो है हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला जो इसमें क्वेश्चन था ये था हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो टर्म है ये डब्ल्यू बेटसन के द्वारा दिया गया था 1905 में, जबकि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे था द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वाज गिवन बाई। तो ये जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप टर्म है ये जोहानसन के द्वारा दिया गया। जोहानसन ने 1909 में ये टर्म दिए। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जबकि फिनोटाइप क्या होता है? जो मार्फोलॉजिकल अपीयरेंस होता है उसको हम फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल वाज गिवन बाई। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है ये वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था प्री फॉर्मेशन थ्योरी वाज प्रपोज बाई। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है ये सोमरडम एंड बोनेट के द्वारा दी गई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज बाई। तो ये जो है लेमार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था जर्मप्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाई। तो जर्मप्लाज्म थ्योरी जो है वीजमान के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था जैकोब एंड मोनोड डेवलप द कॉन्सेप्ट। तो ओपेरान कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया था। ओपेरान क्या होता है? देखिए, बैक्टीरिया या फिर हम कहें प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उसमें जो जीन होते हैं वो एक क्लस्टर्ड फॉर्म में होते हैं। बहुत से जीन ए बी सी डी इस तरीके से बहुत सारे जीन होते हैं और ये क्लस्टर्ड फॉर्म में होते हैं। इनका सेम रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसी को बोलते हैं ओपेरान। ठीक है, तो ओपेरान कॉन्सेप्ट जो है जैकोब एंड मोनोड के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ई कोलाई पे काम किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था द क्रोमोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाई। तो क्रोमोसोम जो है 1875 में स्ट्रासबर्गर के द्वारा डिस्कवर किए गए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था इन 1919 डुप्लीकेशन इन ड्रोसोफिला वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। तो डुप्लीकेशन जो है ब्रिज के द्वारा रिपोर्ट किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इन 1909 विच साइंटिस्ट गेव द टर्म इपिस्टासिस। तो डब्ल्यू बेटसन, विलियम बेटसन ने जो है इपिस्टासिस टर्म दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था अल्टरनेटिव फार्म ऑफ ए जीन इज नोन एज। तो अल्टरनेटिव फार्म जो होते हैं जीन के उसको हम एलील बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इन 1909 हु गेव द टर्म जीन। तो जीन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ये सभी टर्म जो है जोहानसन के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, जोहानसन ने प्योर लाइन थ्योरी भी दिया था। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये था टर्म माइटोसिस वाज कॉइन्ड बाई। तो टर्म माइटोसिस जो है ये फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज। तो लॉन्गेस्ट स्टेज किसी भी सेल साइकिल की जो लॉन्गेस्ट स्टेज होती है वो G1 होती है। ठीक है, G1 फेज जो होती है ये इंटरफेज के अंतर्गत आती है। सबसे लंबी फेज यही होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज। तो शॉर्टेस्ट स्टेज की अगर बात करें तो ये एना फेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस की अगर बात करें तो सबसे लंबी जो अवस्था होती है ये प्रोफेज होती है और शॉर्टेस्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस तो ये एनाफेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशियो इज। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए जो F2 फिनोटिपिक रेशियो होता है वो 9331 होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मेंडल लॉ में भी हम लोग डिस्कस किए हैं और जब हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें भी जब डाई हाइब्रिड आया था टर्म तो वहाँ पर भी हमने आपको पूरा डिटेल बताया था। ठीक है, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
ये था मोनोसोमी रिप्रेजेंटेड बाई। तो मोनोसोमी जो है ये 2n-1 से रिप्रेजेंट की जाती है। मोनोसोमी का मतलब है नॉर्मल जो क्रोमोसोम है उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो गया है, तो इसको हम 2n-1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एविडेंस फॉर प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा 4 o'clock वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाई। तो देखिए प्लास्टिड इनहेरिटेंस का सबसे पहला जो एविडेंस है ये मिराबिलिस जलापा में कॉरेंस ने जो है बताया था, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था द प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन क्लोरोप्लास्ट वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई। तो ये रिस एंड प्लाउट ने जो है सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था, यह बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था द टर्म क्रोमोसोम वाज गिवन बाई। तो क्रोमोसोम जो है ये वाल्डेयर के द्वारा ये टर्म दिया गया, हालांकि जो क्रोमोसोम हैं ये डिस्कवर किए गए स्ट्रासबर्गर की तरह 1875 में, जबकि जो टर्म है ये 1888 में वाल्डेयर के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडेशन ए पेपर ऑफ जीजे मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर। तो ये जो है 1866 में पब्लिश हुआ था, हालांकि इन्होंने 8 फरवरी 8 फरवरी एंड 8 मार्च, ठीक है, 8 फरवरी एंड 8 मार्च की 2 मीटिंग हुई थी 1865 में। 1865 में 8 फरवरी और 8 मार्च की 2 मीटिंग हुई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। तो वहाँ पे इन्होंने 1865 में पेपर को प्रेजेंट किया था, लेकिन जो पब्लिश हुआ था वो 1 साल बाद हुआ था 1866 में 1866 में, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है ए सेल और एन ऑर्गेनिज्म हैविंग 1 क्रोमोसोम पेयर इन एडिशन टू द नॉर्मल क्रोमोसोमेटिक क्रोमोसोम नंबर इज कॉल्ड। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक पूरा क्रोमोसोम पेयर जो है एक्स्ट्रा है। जब एक पूरा पेयर एक्स्ट्रा होता है तो इसका मतलब ये टेट्रासोमी है, ठीक है। नॉर्मल क्रोमोसोम के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम पेयर मौजूद है, तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे टेट्रासोमी। टेट्रासोमी क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसा कि आप जानते हैं सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम पेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं और एक पेयर और बढ़ जा रहा है, इसका मतलब एक क्रोमोसोम की 4 कापियाँ हो जा रही हैं, तो इसीलिए इसको टेट्रासोमी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n+2 से, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था द कैरेक्टर्स दैट गवर्न बाय मैनी जीन्स एंड शोड कंटिन्यूअस वेरिएशन आर नोन एज। तो देखिए ऐसे कैरेक्टर्स जो कि बहुत सारे जीन से निर्धारित होते हैं, मैनी जीन्स से निर्धारित होते हैं और कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम पॉलीजेनिक कैरेक्टर या फिर क्वांटिटेटिव कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका भी हमने वीडियो बना रखा है, ये सब आप देख सकते हैं। जेनेटिक्स सेक्शन में जाएंगे या फिर टेक्नोलॉजी सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको ये सही चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे 26 नंबर का जो क्वेश्चन था ये था ए हाइब्रिड इज ऑलवेज। तो जो हाइब्रिड होता है ये हमेशा हेट्रोजाइगस नेचर का होता है और होमोजिनस नेचर का होता है, मतलब जितने भी पौधे होते हैं वो सभी सेम हाइट सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जबकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये हेट्रोजाइगस नेचर का होता है, मतलब जो एलील होते हैं ये डिसिमिलर होते हैं पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो हाइब्रिड जो है हमेशा हेट्रोजाइगस होता है और होमोजिनस होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था भाई विच टाइप ऑफ कैरेक्टर शोड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है ये सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स के द्वारा शो किया जाता है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन वाले चैप्टर में हम लोग डिस्कस किए थे, तो आप जेनेटिक्स के सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए था डिस्क्राइब द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है इसको डिस्क्राइब करना था, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में गैमीट फॉर्मेशन के समय बोथ द एलिल्स ऑफ ए पर्टिकुलर जीन, तो किसी भी पर्टिकुलर जीन्स के जो 2 एलिल्स हैं वो F1 में गैमीट बनते समय एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं या पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे F1 में यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो ये क्या होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं गैमीटोजेनेसिस के दौरान, गैमीट बनने के दौरान, और ये अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। तो इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि यहाँ पे ये कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक गैमीट जो है ये पर्टिकुलर एलील के लिए बिल्कुल प्योर होता है। जैसे ये स्मॉल टी के लिए बिल्कुल प्योर है और ये कैपिटल टी के लिए बिल्कुल प्योर है, मतलब ये टालनेस के लिए प्योर है और ये ड्वार्फनेस के लिए बिल्कुल प्योर है। तो इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी बोला जाता है, ठीक है।
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था द कैरेक्टर्स दैट इज गवर्न बाय मैनी जीन्स एंड शो डिस्क्रीट वेरिएशन। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो बहुत सारे जीन से तो निर्धारित हो रहे हैं लेकिन डिस्क्रीट वेरिएशन शो कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं शो कर रहे हैं, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्वासी क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो था देखिए, ये ए स्टेज ऑफ मेयोटिक सेल डिवीजन व्हेन होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू डिफरेंट पोल्स इज नोन एज। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है ये सेपरेट मतलब डिफरेंट पोल की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ, ये दूसरे पोल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि क्रोमोसोम जब डिफरेंट पोल की तरफ जा रहे हैं तो पहले यहाँ पे 2 क्रोमोसोम थे, अभी जब नई सेल बनेंगी तो उसमें एक एक क्रोमोसोम रहेगा। तो कहने का मतलब है ये रिडक्शनल डिवीजन है एक प्रकार से, और रिडक्शनल डिवीजन का मेन कारण देखिए एनाफेज में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स का एक दूसरे से सेपरेट होकर के अलग अलग पोल की तरफ जाना होता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये एनाफेज फर्स्ट में होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, मेल इन ह्यूमन बींग्स विल हैव हाउ मैनी लिंकेज ग्रुप। तो देखिए ये 24 होते हैं, ठीक है। इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है अपने जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है जेनेटिक्स का, उसमें मैंने जो है इसको डिस्कस किया हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ लिंकेज ग्रुप क्या होते हैं। देखिए जब एक ही क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं, अलग अलग जो जीन होते हैं, इनके बीच में क्या होता है कि भाई लिंकेज होती है। टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। तो एक साथ रहने की कैपेसिटी को ही हम क्या कहते हैं, टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स में कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं मतलब 23 जोड़े होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो 23 पेयर्स होते हैं, इसका मतलब कि हम 23 को ही काउंट करेंगे, हम 46 को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये पेयर्ड में होते हैं, मतलब ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे हम 23 क्रोमोसोम लेंगे इस तरीके से। अगर ये पेयर बना हुआ है तो यहाँ पर भी जीन वही है और यहाँ पर भी जीन वही है, तो ये एक ही लिंकेज ग्रुप माना जाएगा, ठीक है। ये एक ही लिंकेज ग्रुप माना जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 46 क्रोमोसोम में लिंकेज ग्रुप कितने बनेंगे, 23, ठीक है, 23 बनेंगे। लेकिन मेल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे 22 प्लस एक्स वाई होता है, 22 प्लस एक्स वाई होता है। तो 22 लिंकेज ग्रुप तो ये हो गए, 22 लिंकेज ग्रुप तो ये हो गए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्स एक्स सेम नहीं है, मतलब एक्स एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स एंड वाई है, एक्स एंड वाई है। तो एक तो लिंकेज ग्रुप ये हो गया, दूसरा लिंकेज ग्रुप ये हो गया, एक लिंकेज ग्रुप ये, एक दूसरा लिंकेज ग्रुप ये। तो 22 ये हो गए और 23वां ये हो गया, 24वां ये हो गया। तो इस तरीके से मेल की जब बात करते हैं तो मेल में लिंकेज ग्रुप जो होते हैं वो 24 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए स्टेज ऑफ मेयोटिक सेल डिवीजन व्हेन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स सेपरेट एंड मूव टू डिफरेंट पोल्स इज नोन एज। तो देखिए अब इसको क्या कहेंगे भाई, यहाँ पे क्या है क्रोमैटिड्स जो है सेपरेट हो रहे हैं, मतलब सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है और एक क्रोमैटिड दूसरी तरफ, दूसरा क्रोमैटिड दूसरी तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये एनाफेज सेकेंड है। क्रोमैटिड्स जो डिवाइड होते हैं अलग पोल की तरफ मूव करते हैं, तो ये एनाफेज सेकेंड के दौरान होता है, ठीक है। एनाफेज सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो क्वेश्चन था ये था ए सेल हैविंग द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ एनी स्पीसीज। तो किसी भी स्पीसीज के गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर को हम हैप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हैप्लॉइड हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल हैविंग द गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ट्रू ब्रीड डिप्लॉयड स्पीसीज। तो ट्रू ब्रीड डिप्लॉयड स्पीसीज की गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर को हम मोनोप्लॉइड बोलेंगे, ठीक है। देखिए जितने भी मोनोप्लॉइड होते हैं वो हैप्लॉइड ही होते हैं, लेकिन सभी हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर गेहूं टिटकम एस्टिवम की बात करें तो हैप्लॉइड में क्या हो जाएगा भाई, ए बी और डी, मतलब इसके गैमीट में ए बी डी जीनोम रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि ये मोनोप्लॉइड तो नहीं है, क्योंकि 3 जीनोम है। मोनोप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल जीनोम होगा, लेकिन ये हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब है कोई भी जीनोम पेयर्ड फॉर्म में नहीं है, 2n कंडीशन में नहीं है। प्रत्येक जीनोम जो है सिंगल, प्रत्येक जीनोम की सिंगल कॉपी है, तो ये हैप्लॉइड तो है। और यहाँ पे ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड, तो ये एक प्रकार से पॉली हैप्लॉइड है, लेकिन ये मोनोप्लॉइड नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी मोनोप्लॉइड होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जितने भी हैप्लॉइड होते हैं वो मोनोप्लॉइड नहीं होते, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्री फॉर्मेशन थ्योरी। तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ये जॉन स्वैमरडम एंड बोनेट के द्वारा दी गई थी। इसमें ये बताया था
इसमें ये बताया गया था कि एग या फिर स्पर्म में पहले से ही एक मिनिएचर ह्यूमन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसका केवल जो है डेवलपमेंट होता है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं मिला, साइंटिफिकली ये प्रूव नहीं हुई, तो इस तरीके से ये जो है वैलिड नहीं है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो, मतलब जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है, तो ऐसी सेल्स को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का मतलब देखिए, यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड एंड कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसी कोशिकाएं जहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और न्यूक्लियोलस भी हो, है नहीं भाई, न्यूक्लियोलस भी हो, क्रोमैटिन फाइबर भी हो। हालांकि क्रोमैटिन फाइबर तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन क्रोमैटिन फाइबर है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो ढका हुआ है, तो इस तरीके से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो ऐसी कोशिकाओं को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल डोंट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस, व्हाइल यूकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल जो है ये कंटेन सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल सर्कुलर डीएनए कंटेन करेंगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है ये लीनियर डीएनए कंटेन करेंगी। हालांकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर क्लोरोप्लास्ट है, इसमें जो डीएनए पाया जाता है ये सर्कुलर ही होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोकैरियोटिक सेल डोंट हैव मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। इसमें नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स जैसे कि राइबोसोम होता है, वो भी 70S टाइप का होता है। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल जो है इसमें मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेन दोनों तरीके के सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियल सेल और ब्लू ग्रीन एल्गी सेल, ये सभी जो है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। यूकैरियोटिक सेल में क्या है भाई, प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये जो है यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 70S एंड 80S दोनों तरीके के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, डिफाइन हेरिडिटी। तो हेरिडिटी के अंतर्गत वो सभी लक्षण आते हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। मतलब यहाँ पे हेरिटेबल कैरेक्टर्स जो है आते हैं, जो भी हेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं वो जो है हेरिडिटी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हेरिडिटी इंक्लूड्स ऑल द कैरेक्टर्स दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, देयरफॉर हेरिडिटी मींस हेरिटेबल कैरेक्टर। ठीक है, अभी देखिए ये जो हेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इनके जो ट्रांसमिशन की जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनहेरिटेंस को डिफाइन कीजिए। तो जो प्रोसेस है ट्रांसमिशन की उसी को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट विल बी द टोटल क्रोमोसोम नंबर इन व्हीट क्रिटिकल एस्टिवम इंडोस्पर्म। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि व्हीट में 2n इक्वल टू 6x इक्वल टू 42 क्रोमोसोम होते हैं, 42 क्रोमोसोम होते हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 21 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, 21 क्रोमोसोम हो जाएगा। और इंडोस्पर्म में आपको पता है 3n होता है, इंडोस्पर्म जो होता है वो 3n होता है। तो यहाँ पे अगर हम n की जगह 21 रख दें तो कितना हो जाएगा भाई, 63। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 63 हो जाएगा। ठीक है, व्हीट के इंडोस्पर्म में 63 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था द टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू वेरी फ्रॉम ईच अदर। तो ये मैंने आपको टेक्नोलॉजी सेक्शन में बताया हुआ है। जो डिफरेंस होते हैं इंडिविजुअल्स में, किसी भी डिसेंट से रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उसमें जो डिफरेंसेज होते हैं उनको हम वेरिएशन बोलते हैं, और जो अमाउंट ऑफ वेरिएशन होता है उसको हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं, या फिर टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स टू वेरी फ्रॉम ईच अदर, इसको हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इन माइस इज डिटरमाइंड बाय द सेक्स इट कम्स फ्रॉम। इफ इट कम्स फ्रॉम मेल it is expressed, but if it comes from female it is not expressed. The phenomenon is known as। तो देखिए जब डिफरेंशियल एक्सप्रेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर जीन्स का ड्यू टू देयर सेक्स, मतलब किस सेक्स से वो आ रहा है, अगर इसके आधार पे उसमें डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि माइस में जो है ये देखा गया कि जब मेल से कोई जीन आ रहा है तो उसका एक्सप्रेशन हो रहा है, जबकि फीमेल से वही जीन जब आ रहा है तो उसका एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को बोलते हैं भाई जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक इम्प्रिंटिंग हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में होता क्या है, जैसे कि जो कोडान होते हैं आपको पता है ये ट्रिपलेट होते हैं, जैसे AUG है, या फिर हम कहें ट्रिपल C है,
तो ये ट्रिपलेट के फॉर्मेट में रीड किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रिपल यू, ठीक है, ट्रिपलेट के फॉर्म में ये रीड किए जाते हैं। अब सपोज दैट यहाँ पे डिलीशन अगर हो जाए, जैसे यू अगर यहाँ पे डिलीट हो जाए, तो अगर यू यहाँ पे डिलीट हो जाएगा तो ये जो रीडिंग फ्रेम है ये पूरा चेंज हो जाएगा। तो अभी ये रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, GCC एंड CUU। तो इस तरीके से जहाँ पे डिलीशन या फिर एडिशन होगा उसके बाद का पूरा जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा, पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट के फॉर्म में पढ़ा जाता है। तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कपलिंग एंड रिपल्सन फेज ऑफ लिंकेज। तो कपलिंग एंड रिपल्सन फेज जो होता है, ये देखिए होता क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट या फिर रिसेसिव जीन के बीच में लिंकेज होती है कपलिंग के केस में। जैसे कैपिटल ए जीन है, ये कैपिटल बी के साथ में अगर लिंकेज शो कर रहा है, या फिर स्मॉल ए जो है स्मॉल बी के साथ में लिंकेज शो कर रहा है, तो यहाँ पे दो जीन है ए और बी। अगर कैपिटल ए कैपिटल बी के बीच में लिंकेज है, डोमिनेंट के बीच में लिंकेज है, या फिर रिसेसिव के बीच में लिंकेज है, तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं कपलिंग फेज। इसको हम बोलते हैं कपलिंग फेज। अच्छा, हाल्डन ने 1942 में इसके लिए जो है सिस फेज टर्म यूज किया था, ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त रिपल्सन फेज क्या होता है, रिपल्सन फेज में क्या होता है कि एक डोमिनेंट एंड दूसरा रिसेसिव कैपिटल ए का स्मॉल बी के साथ में लिंकेज होगा, या फिर स्मॉल ए का कैपिटल बी के साथ में लिंकेज होगा। तो इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे रिपल्सन फेज। इसके लिए हाल्डन ने 1942 में ट्रांस फेज का जो है वर्ड यूज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन फेज में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव के बीच में लिंकेज है। कपलिंग फेज में क्या है, या तो डोमिनेंट के बीच में या तो रिसेसिव के बीच में लिंकेज होता है, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द टेंडेंसी ऑफ वन क्रॉसिंग ओवर टू रिड्यूस द चांस ऑफ अनदर क्रॉसिंग ओवर नेबरिंग अनदर क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड। तो देखिए एक जो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो रहा है ये दूसरे क्रॉसिंग ओवर के चांस को रिड्यूस करता है, नेबरिंग क्रॉसिंग ओवर्स को रिड्यूस करता है, इसको बोलते हैं इंटरफ्रेंस। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, इफ ए रेड फ्लावर कलर प्लांट हैविंग कैपिटल आर जीनोटाइप इज क्रॉस्ड विद ए वाइट फ्लावर कलर प्लांट हैविंग स्मॉल आर जीनोटाइप, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेड फ्लावर कलर प्लांट इन F1 इन स्नैपड्रैगन प्लांट। तो देखिए स्नैपड्रैगन प्लांट में क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है, जब हम रेड फ्लावर कलर वाले प्लांट का क्रॉस कराएंगे वाइट फ्लावर कलर वाले प्लांट के साथ, तो जो F1 आएगा यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा F1, तो ये जो F1 होगा ये पिंक कलर का होगा, ना कि रेड कलर का होगा। ये जो F1 आएगा ये पिंक कलर का होगा, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर जो ये कंप्लीट डोमिनेंस स्मॉल आर पे नहीं लग रहा है, यहाँ पे इन दोनों का मिला जुला इफेक्ट आएगा, मतलब पिंक कलर प्रोड्यूस होगा। जबकि यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ रेड फ्लावर कलर इन F1 जनरेशन। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में रेड फ्लावर कलर वाले प्लांट 0% बनेंगे, मतलब यहाँ पे रेड फ्लावर कलर वाले प्लांट बनेंगे ही नहीं, यहाँ पे केवल और केवल पिंक कलर वाले प्लांट जो है बनेंगे, ठीक है, पिंक फ्लावर कलर वाले प्लांट बनेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, इन केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिल इन गैमीट्स। तो चाहे जितने भी एलिल्स हो, लेकिन गैमीट की जब हम बात करेंगे तो सिंगल एलिल ही प्रेजेंट होगा, ठीक है, 1 एलिल होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए था, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में अगर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक क्रोमोसोम ये है दूसरा क्रोमोसोम ये है, और इनके बीच में क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इसका इसके पास और इसका इसके पास हो रहा है, तो इस तरीके के हम एक्सचेंज को हम रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। अभी देखिए भाई नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये था लैक ओपेरान के बारे में हमको डिस्कस करना है। लैक ओपेरान क्या है इसके बारे में हमको बताना है। अब देखिए यहाँ पे लैक का मतलब होता है लैक्टोज, और ओपेरान का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एक साथ क्लस्टर होते हैं और उनका सेम रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है।
प्रमोटर, ऑपरेटर एंड रेगुलेटर जो होता है उनका सिंगल होता है। यहाँ पे मान लीजिए लैग जेड, लैग वाई और लैग ए, ये 3 जीन होते हैं, ये आपस में क्लस्टर्ड होते हैं। इनके लिए प्रमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर एक ही होता है, सेम होता है, तो इसको हम बोलते हैं लैक ओपेरान। तो लैक ओपेरान जो होता है ये लैक्टोज के डिग्रेडेशन से रिस्पॉन्सिबल होता है, के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है ई कोलाई में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो लैक जेड है ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम बनाता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम क्या करता है, ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। जबकि लैक वाई जो है ये जो है परमिएज एंजाइम बनाता है, जो कि बैक्टीरियल सेल के बाहर वाली लैक्टोज को बैक्टीरियल सेल के अंदर परमिट कराता है। और लैक ए जो है ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाता है, जो कि एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये तीनों एंजाइम्स जो हैं ये बैक्टीरियल सेल के अंदर लैक्टोज के डिग्रेडेशन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब बैक्टीरियल सेल ऐसे सोल्यूशन में डाली जाती है जहां पर लैक्टोज होता है, तो बैक्टीरियल सेल इस लैक्टोज को डिग्रेड करती है। कहने का मतलब यह है, जो ये ओपेरान होता है इस कंडीशन में ये ऑन होता है अगर केवल लैक्टोज प्रेजेंट है। तो ये जो लैक ओपेरान होगा ये ऑन होगा और लैक्टोज को डिग्रेड करेगा और अपना फूड मटेरियल लेगा। लेकिन अगर हम बैक्टीरियल सेल को ऐसे सोल्यूशन में डालते हैं जहाँ पे लैक्टोज भी है और ग्लूकोज भी है, तो जो बैक्टीरियल सेल है ये ग्लूकोज को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम्स नहीं बनाती है। मतलब ये जो लैक ओपेरान है ये टर्न ऑफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो लैक ओपेरान है ये जो है एक निगेटिव इंड्यूसिबल टाइप का ओपेरान है। ये जो है लैक्टोज के डिग्रेडेशन से रिलेटेड होता है और ये कैटाबोलिक होता है, क्योंकि यहाँ डिग्रेडेशन की बात चल रही तो ये कैटाबोलिक होता है। अब निगेटिव का मतलब ये है कि देखिए रेगुलेटर प्रोटीन अगर ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर गया तो ट्रांसलेशन जो है इन जीन्स का, जैसा कि मैंने आपको बताया लैक जेड, लैक ए और लैक वाई, इनका ट्रांसलेशन रुक जाएगा। तो निगेटिव का मतलब ये होता है कि बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटर प्रोटीन टू द ऑपरेटर रीजन इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, अब इंड्यूसिबल है इसका मतलब ये जो है ना इन डिफॉल्ट टर्न ऑफ होता है। इन डिफॉल्ट जो है टर्न ऑफ होता है, इसको हमको टर्न ऑन करने की जरूरत होती है, इंड्यूस करने की जरूरत होती है। हालांकि इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो जीन रेगुलेशन पे बनाया हुआ है, उसमें मैंने लैक ओपेरान को पीपीटी की मदद से आपको समझाया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको, चूँकि वहाँ पे फिगर है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लैक ओपेरान को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्रेगर जॉन मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर्स पर जो है स्टडी किया था। हालांकि शुरुआत में इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर्स लिए थे, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी की थी। जो इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे वर्क करके इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल प्रेजेंटेड हिज फाइंडिंग इन। तो इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है इन 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।